इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके। आज की क्लास में हम आपके लिए स्पेशली जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं उनमें हम विशेष प्रश्न पत्र लाते हैं हर दिन। आज की क्लास में हम जो है तीसरा प्रश्न पत्र लाए हैं। देखते हैं इनमें प्रश्नों का प्रारूप क्या है। हम जितने भी व्याकरण संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनसे जो है प्रश्न चुनते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा प्रश्न है। व्याकरण के कितने भेद होते हैं, 2 या 3? तो व्याकरण के जो है 3 भेद होते हैं। हमारा आंसर ये है सही। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगला लेते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला लेते हैं, स्पर्श के आधार पे व्यंजन के प्रकार हैं। स्पर्श के आधार पर आप प्रश्न को ध्यान से देखें। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के प्रकार हैं 25 या 27। तो हम देखते हैं कि सामान्य तौर से क से लेकर के म तक जो है 25 जो है व्यंजन होते हैं। लेकिन एक ढ होता है, जैसे देखिए ड़ बोला जाता है और ढ बोला जाता है। बाढ़, जैसे हमने बोला बाढ़, तो उसमें ये ढ जो होता है नीचे बिंदु लगा हुआ उसका प्रयोग होता है। ये जो है दोनों आगत वर्ड जो है इनकी वजह से जो है टोटल स्पर्श के आधार पर व्यंजन हो गए 27। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, 2 या 3? तो हम देखेंगे कि व्यंजन के कितने भेद हैं, 3। हमारा आंसर हुआ 3। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अगला लेते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं और अन्य रूप है सांकेतिक भाषा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। इस प्रश्न में हम कुछ देखते हैं शब्द। गृह का क्या होगा, गेह। कपोत का क्या होगा, कबूतर। उज्जवल का क्या होगा, उजला। अश्रु का क्या होगा, आंसू। काक का क्या होगा, काग। अगला लेते हैं, रचना के आधार पर शब्द होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। 3 कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। हमने इनसे संबंधित जो है शब्द संबंधी विशेष वीडियो बना के रखा है प्लेलिस्ट में, आप जाकर के देख सकते हैं। अगला लेते हैं, स्पर्श के आधार पे व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ठीक है। प्रश्न हमने लिया था कि स्पर्श के आधार पर व्यंजन के प्रकार, हमने व्यंजन के प्रकार समझे और यहाँ पे जो है व्यंजन को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 5 भागों में या 7 भागों में। तो स्पर्श के आधार पर व्यंजन को जो है 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें 2 आगत स्वरों को भी जो है सम्मिलित किया जाता है, लेकिन सामान्य तौर से वर्गों में विभाजन जो है 5 प्रकार से ही होता है। इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, 5-5 जो है व्यंजनों के आधार पर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारे जो है प्रश्न पत्र में लिपि संबंधी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिनमें है उर्दू भाषा की बात हम करें तो यह फारसी लिपि में लिखी जाती है या अरबी लिपि में, यह संदेह का विषय है। हम ध्यान से देखें, इसका आंसर होगा फारसी लिपि। अरबी भाषा है और यह अरबी लिपि में लिखी जाती है, जबकि हिंदी और नेपाली भाषा जो है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा जो है वह रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में। हम देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द जो है वे 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न का आंसर है 4। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। निम्नलिखित शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय हैं? हमको इन शब्दों में हमको प्रत्यय समझने हैं। तो हम देखेंगे, दंडनीय जो है इसमें अनिय प्रत्यय है। विलाप जो है शब्द उसमें आप प्रत्यय है। जमींदार जो है उसमें दार प्रत्यय है। मिलावट में आवट प्रत्यय। पराया जो शब्द है इसमें आ प्रत्यय है। सार्वजनिक जो शब्द है इसमें इक प्रत्यय है। खुशी जो शब्द है उसमें बड़ी ई जो होती है ई प्रत्यय। खटास जो है शब्द उसमें आस प्रत्यय है और भेदक जो शब्द है उसमें अप प्रत्यय है। ठीक है। अगला लेते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? तो हमने आपको बताया कि कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है। अगला लेते हैं, मोहन ने सिक्का उठा लिया। वाक्य के रेखांकित शब्द में किस कारक का प्रयोग हुआ है? अगर हमने मान लिया कि कर्म कारक है, लेकिन आपने प्रश्न किया
कि सिक्का जो शब्द है इसमें तो विभक्ति चिन्ह लगा ही नहीं, तो आपने कैसे समझा कि इसमें कर्म कारक है। तो हम आपको बताते हैं कि इसका महत्वपूर्ण नियम है व्याकरण का कि यदि कर्म कारक का कोई शब्द है, यदि वह अप्राणीवाचक है यानी निर्जीव शब्द है, तो उसमें जो है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं दिखता। ठीक है। भूखे को रोटी दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है यदि पूछा जा रहा है तो हम इसका आंसर देंगे संप्रदान या कर्म। इसका आंसर होगा संप्रदान, क्योंकि दान के अर्थ में, दान यानी किसी को आप दे रहे हैं, किसी का उपकार कर रहे हैं, तो किसी के हेल्प के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, को अर्थ का क्या होगा, यदि भूखे को विभक्ति चिन्ह को जुड़ा हुआ है तो यह क्या होगा, भूखे शब्द में यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। हम हिंदी व्याकरण जो पढ़ रहे हैं इसमें हमारा हिंदी ग्रामर का वोकैबुलरी जो है वो भी बूस्ट हो रहा है और हमारा हिंदी व्याकरण का जो ज्ञान है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं आगे नाम के कितने भेद हैं। तो हमने आपको बताया था पिछली क्लासेज में कि इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, उनके बारे में जो है विस्तार से अगर आपको समझना है प्लेलिस्ट में जा करके सर्वनाम संबंधी जो वह आप जाके देख सकते हैं। और अगला लेते हैं विशेषणों की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हमने अपने जो है क्लासेज में विशेषण प्रविशेषण जो है इस शीर्षक से विशेष वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर लेते हैं विशेषणों की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हमने जब अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हुए यह जाना कि उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी हम अंग्रेजी में समझे पहले तो जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, जो है पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह से हिंदी में सामान्य भाषा में यदि समझें तो उसको बोलते हैं जो है पॉजिटिव डिग्री जो है उसको बोलते हैं मूल अवस्था। उच्चतर अवस्था बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री को, यानी उससे अच्छा, यानी 2 लोग होते हैं उनसे तुलना की जाती है वाक्य में। ठीक है। और तीसरा है उच्चतम अवस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री, उससे अच्छा, यानी उससे अच्छा कोई है ही नहीं। ठीक है, सबसे वो बेस्ट है यानी। तो हम देखते हैं कि विशेषण की 3 अवस्थाएं हो गई। कर्म के आधार पर जो है क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आगे लेते हैं रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं हम आपको शॉर्टकट में समझाते हैं। उनके नाम है संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया और विधि सूचक क्रिया। तो इन क्रियाओं से संबंधित हमने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है। अगला लेते हैं भूतकाल कितने प्रकार का होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो सामान्य तौर से जितने भी काल हैं वे 3 प्रकार के हैं, जबकि हमारे हिंदी भाषा में जो है वर्तमान काल जो है 3 प्रकार का होता है, भूतकाल जो है 6 प्रकार का होता है। तो हमारा आंसर हुआ 6, जबकि भविष्यत काल जो है वह 2 प्रकार का होता है। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य तौर से क्लास 5th तक हम पढ़ रहे हैं कि 11 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं मुख्य, लेकिन टोटल देखा जाए तो लगभग 20 होते हैं। विराम चिन्ह से संबंधित हमने एक खास वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। विराम चिन्ह जितने भी प्रकार के हैं उनसे संबंधित हमने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। शतपत्र किसका पर्यायवाची शब्द है। तो शतपत्र जो है हम ध्यान से देखें, शत का अर्थ होता है 100, पत्र यानी पत्ता। तो इस हिसाब से यदि हम देखेंगे तो थोड़ा सा भी सेंस लगाते हैं तो हमारा आंसर तुरंत मिल जाता है, शतपत्र यानी कमल। और ऐसे शत देखेंगे तो कितने लोग होंगे कि सज्जन पे टिक मार करके चले आएंगे, ये आपका गलत आंसर होगा, जबकि सही होगा कमल। ओके। शतमन्यु किस शब्द का पर्याय है, पर्याय यानी पर्यायवाची। तो शतमन्यु जो है पांडव जो है उनका पर्यायवाची है या इंद्र का। तो इसका आंसर है इंद्र, पांडव नहीं। ठीक है। कितने लोग अभिमन्यु के जहाँ पे ये सोचेंगे कि शतमन्यु हो सकता है, लेकिन नहीं, ये गलत होगा, इसका आंसर है इंद्र। अगला लेते हैं संविधान में विभिन्न भाषाओं का समावेश अब तक कितनी बार हो चुका है। संविधान में मूल जो संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, जबकि समय समय पर जो है उनमें भाषाओं का समावेश होता रहा है। तो टोटल जो है अब तक 3 बार समावेश हो चुका है। ठीक है। संभाव्य शब्द किस काल का एक प्रकार है। यदि आप काल संबंधी जो वीडियो है अगर प्लेलिस्ट में जाकर के उसको एक बार देख लें तो आपको आगे कोई समस्या नहीं होने वाली। काल संबंधी किसी भी तरह के प्रश्न का आप तुरंत जवाब दे पाएंगे। ओके।
हम देखते हैं कि संभाव्य शब्द जो है यह भविष्य काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आज जो पढ़ा वो कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में नई तैयारी के साथ। ठीक है, धन्यवाद।